सुबह के समय विद्यार्थी अखबार पढ़ते हुए, अरे सुरेश, देखो कितनी बुरी खबर आई है। सच में इतने लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रमेश, हाँ भाई, इतने लोग कैसे मर सकते हैं? भाई, ये आपदाएं होती हैं। चलो आज हम अपने भूगोल के अध्यापक से पूछते हैं, हम इनको कैसे रोक सकते हैं? क्या हम लोगों की मदद कर सकते हैं? हाँ भाई, चलो हम आज स्कूल में अपने अध्यापक से पूछेंगे, ये आपदाएं होती क्या हैं? नमस्ते श्रीमान जी। आज हमने समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा, उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे कुछ जानकारी चाहते हो। हाँ हाँ प्रिय विद्यार्थियों, कहो आप क्या जानना चाहते हो? आपने किस तरह का समाचार पढ़ा? श्रीमान जी, सबसे पहले आप हमें भूकंप के बारे में जानकारी प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, धरती का आकस्मिक तरीके से हिलना भूकंप कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट, पटल विरूपण सिद्धांत इसके मुख्य कारण गिने जाते हैं। श्रीमान जी, ये कैसे होता है? प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पूरी भूमि, जितना भी हम स्थल भाग और समुद्री भाग देखते हैं, वो 7 बड़ी प्लेटों में और 16 छोटी प्लेटों में विभक्त है। ये छोटी प्लेटें भूप्लेटें कहलाती हैं, जिनके ऊपर सारी की सारी धरती और समुद्र टिके हुए हैं। अब इन भूप्लेटों के नीचे लावा होता है। ये लावा, आपको पता ही है कि हर गर्म चीज़ ऊपर उठने की कोशिश करती है तो लावा भी ऊपर उठता है, तो जिससे ये प्लेटों को धक्का दे देता है और उन प्लेटों के ऊपर तो पूरा स्थल भाग अवस्थित है। तो जब ये प्लेटों को धक्का दे देता है तो स्थल भाग अपनी स्थिति से थोड़ा सा खिसक जाता है। जब वो खिसक जाता है तो ऊपर हलचल महसूस होती है। जहाँ पर ये लावा धक्का देता है उस जगह को हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं, और जहाँ पर पहला झटका महसूस होता है स्थल भाग पर, उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। आप इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखें। सबसे पहले हाइपोसेंटर या फिर फोकस, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर पहला झटका महसूस हुआ यानी धरती का ऊपरी हिस्सा, उसको हम एपिसेंटर अधिकेंद्र कहते हैं। अच्छा, हमें ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि भारत के कौन कौन से हिस्से भूकंप संभावित हैं, यानी कहाँ कहाँ ज़्यादा भूकंप आता है, कहाँ कम भूकंप आता है। तो आओ इन संभावनाओं की खोज एक मानचित्र के माध्यम से करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक मानचित्र देख रहे हैं जिसमें अलग अलग रंगों से कुछ दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले लाल रंग को देखें, ये जोन 5 लिखा है, फिर जोन 4 लिखा है, जोन 3 लिखा है, जोन 2 लिखा है। इसका अर्थ ये हुआ वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। यानी जब हम अरुणाचल प्रदेश के हिस्से, 7 सिस्टर स्टेट के हिस्से को देखते हैं तो यहाँ भूकंप का बहुत ज़्यादा जो है खतरा है। और देखो, बिहार का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा हाई रिस्क जोन में आता है। यहाँ बहुत तीव्र गति से भूकंप आते हैं। और गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है। उसके बाद जो हम दूसरे जोन पे चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं, तो ये भारत का मैदानी क्षेत्र है थोड़ा सा। इसके साथ दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर बहुत कम संभावना रहती है। तो इस मानचित्र को अच्छे से याद करें, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रीमान जी, ये सुनामी कैसे आती है? प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो पानी अस्त व्यस्त हो जाता है और बड़ी बड़ी लहरों के माध्यम से तटों की ओर चलना शुरू कर देता है। और
इसी को सामान्य अर्थों में सुनामी कहते हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें जब समुद्र से तटों की ओर चलती हैं तो बहुत विनाशकारी हो जाती हैं, तटों के साथ लगे घरों को प्रवाहित कर देती हैं, बहुत जान माल का नुकसान होता है। आओ चित्र के माध्यम से थोड़ा और जानें। जैसे आपको समुद्र का क्षेत्र दिख रहा है और छोटा सा घर दिख रहा है, इसमें समुद्र में जब वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, तो वो बहुत बड़ा आकार ले लेती हैं, जिसमें आपको वेव लेंथ बताया है, वेव हाइट बताया है। और जब वो शोर लाइन यानी किनारे के पास पहुंचती हैं तो घरों को नुकसान पहुंचा देती हैं। आओ थोड़ा भारत के मानचित्र को देखो, तटीय क्षेत्रों को देखो, यहाँ सुनामी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। आओ विद्यार्थियों, हम अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में भी जान लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी आपदाएं लेकर हमारे देश में आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाला उग्र मौसम तंत्र है, जो कि 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला होता है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर ऊंचा हो सकता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह काम करता है, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से जलवाष्पों के संघनन प्रक्रिया से छोड़ी हुई गुप्त ऊष्मा से मिलती है। यानी कहीं ना कहीं समुद्र भी इसमें अपना सहयोग देता है और ये चक्रवात और मजबूत होता रहता है। और तटीय क्षेत्रों में तेज वर्षा और हवाएं चलती हैं और अलग अलग देशों में जो है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मानचित्र को देखें। प्रिय विद्यार्थियों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मतभेद हैं। तो आओ देखें। लगातार पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु सतत उपलब्धता होना जरूरी है, जिसमें गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। दूसरी बात है तीव्र कोरोलिसिस फोर्स होनी चाहिए, जिससे दबाव को ये भरने ना दे, दबाव उत्पन्न रहे। और उसके बाद लिखा है कि क्षोभ सीमा में अस्थिरता यानी ट्रोपोस्फेयर ऊंचाई पर अस्थिरता होनी चाहिए, जिसमें स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और उसके बाद लिखा है मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफाहन की उपस्थिति होनी चाहिए, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल बहाव को अवरुद्ध करे। तो ये 3 या 4 ऐसी स्थितियां हैं जब ये बनती हैं और सतत रहती हैं, तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। और जब ये उत्पन्न होता है तो उसके बाद ये एक गोलाकार वृत्ताकार में चलता हुआ तटों की तरफ बढ़ता है। और जब ये तटों पे पहुंचता है तो उसकी गति बहुत तेज होती है। हाँ, जब ये तटों में प्रवेश कर जाता है, स्थल भाग आ जाता है, तो इसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि इसको समुद्र से गुप्त ऊष्मा नहीं मिलती। अब गुप्त ऊष्मा क्या होती है? आपको पता ही है कि सूरज की किरणें समुद्र पर जब गिरती हैं तो जल वाष्प उत्पन्न होते हैं, और जल वाष्प उत्पन्न होने के बीच कहीं ना कहीं गुप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा ही होगा कि भारत में कई बार फसलें बर्बाद हो जाती हैं। क्यों? बारिश नहीं होती। तो आओ देखते हैं भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन हैं, कैसे हैं। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा सूखे से प्रभावित होता है, और लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो जाता है, और 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये तो बहुत विकराल समस्या है। यानी फसल हम बीजेंगे, मेहनत भी करेंगे, पानी नहीं बरसेगा,
और फिर सूखा, और सूखे का मतलब फसलें बर्बाद और फसलों की कीमत ज़्यादा। आओ सूखे के बारे में कुछ और जानें, देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है, और मानचित्र पर अपनी नज़रें जमा कर रखें। मानचित्र में कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में सूखा दिखाया गया है। आओ हम पहले देखें सूखे की तीव्रता के आधार पर इसको निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान का नाम सबसे पहले आ गया। ज़्यादातर भाग विशेषकर अरावली के पश्चिम में मरुस्थली और गुजरात के कच्छ में अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर ये जो ज़िले हैं, यहाँ 90 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो भारत में ये सबसे ज़्यादा सूखा ग्रस्त क्षेत्र हुआ। मुझे लगता है आपने सूखे के बारे में कम सुना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका कारण है आज तकनीकी में वृद्धि हो गई है और इंदिरा गांधी नहर भी यहाँ पहुँचा दी गई है, जिससे पानी की आपूर्ति हो जाती है। परंतु पुराने समय में, इतिहास में भारत में बहुत सूखे अकाल पड़े हैं। आओ दूसरे प्रकार की ओर बढ़ें, जहाँ पर हम देखेंगे कि सूखे को दूसरे कौन से प्रकार में विभाजित किया है। इसमें लिखा है अधिक, यानी बहुत अत्यधिक से थोड़ा कम। ये राजस्थान का पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटका, तमिलनाडु में है। इन भागों में भी सूखा पड़ता है, परंतु ये थोड़ा मॉडरेट होता है, कम होता है। अगली बात, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु ये थोड़ा कम प्रभावित रहते हैं, परंतु किसानों का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर क्षेत्र हैं। यहाँ पर अभी जल की सिंचाई की व्यवस्था उतनी सुचारू नहीं है जितनी भारत के पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। तो यहाँ अभी भी लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मानचित्र को बहुत बारीकी से देखें। प्रिय विद्यार्थियों, आओ हम एक और आपदा के बारे में बात करते हैं। ये है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। भारत में नदियों का जाल तंत्र पाया जाता है। जब सामान्य से अधिक बारिश और एक साथ बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, नदियों में पानी बहुत ही खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है और वो आसपास के रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है, तो वो वहाँ पर बाढ़ का रूप लेता है। और भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो मानचित्र में आप बड़ी बारीकी से देखें कि बाढ़ का ज़्यादा संभावना कहाँ हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश, बिहार में बाढ़ आपने देखी होगी, और कोसी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये होता है सामान्य से ज़्यादा बारिश का होना, तब ये बाढ़ उत्पन्न होती है। आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात आने के समय वो स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा, परिणाम आदि मॉनिटर किए जा सकते हैं और नुकसानों से भी बचा जा सकता है। तो इसके लिए चक्रवात से शेल्टर बनाए जाते हैं, तटबंध बनाए जाते हैं, और वायु वेग को मापा जाता है, और वायु के वेग को भी रोका जा सकता है पेड़ लगाकर। तो बहुत सारी जो तरीके हैं इसके लिए अपनाए जा सकते हैं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि भूकंप से बचने के लिए एक औरत अपने बच्चे को लेकर टेबल के नीचे बैठी है। तो समय पर सरकारें हमें अवगत कराती हैं कि इन आपदाओं से आपने कैसे बचना है।
सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा था हम कैसे बचाएं लोगों को, तो सतर्कता बरतें, पेड़ों को लगाएं और अच्छी जीवन शैली अपनाएं, यही बचाव हो सकता। सबसे पहले अपनी प्रकृति का सम्मान करें। धन्यवाद।